नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग एक दूसरे से तो परिचित हैं ही, इसलिए एक दूसरे के प्रत्यय के मोहताज भी हम लोग नहीं हैं। दोस्तों, दरअसल आज मैं आया हूँ आपसे मिलने। समाज शास्त्र और मानव शास्त्र दोनों के लिए काम आएगा ऐसे विषय वस्तु को लेके, वो है जनजातीय विवाह के बारे में आपसे बात करने में आया हूँ। ठीक है, मेरा मानना है कि जनजातीय विवाह के बारे में जो पद्धतियाँ हैं उनके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आउटलुक, हम लोग बैकग्राउंड पहले समझ लें, तो फिर ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ में आए भी और याद भी रहेगा ज़्यादा दिन तक। ठीक है दोस्तों, दरअसल ऐसा है कि जनजाति शब्द की बात जहाँ तक आती है, पहले आप इसको समझिए कि जनजाति का मतलब क्या होता है, जनजाति कहते किसको है। दरअसल जनजाति कहते हैं ऐसे मानवीय समूह को, वैसा मानवीय समूह जिसकी अपनी सांस्कृतिक मान्यता विशिष्ट, अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक मान्यताएं हो, जिनकी अपनी बोली हो, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा हो, जो जंगलों में रहते हो, जो भोगाबाद पे विश्वास करते हो, जो प्रकृतिवादी हो, जो आत्मावादी हो, जो टोटमवादी हो। आमतौर पे ऐसे ही मानवीय समूह को एक जनजाति कहा जाता है। ठीक है, रही बात अनुसूचित जनजाति, एक शब्द और है अनुसूचित जनजाति। दरअसल अनुसूचित जनजाति की कहानी शुरू होती है, थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाए। दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है आज़ादी से पहले, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम बना, तो उसमें अंग्रेजों के द्वारा, 1947 से पहले तो हम लोग गुलाम ही थे अंग्रेजों के, तो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बना, उसमें अंग्रेजों ने ऐसी जनजातियों की एक सूची बनाई जिसको विकास करने की सबसे पहले आवश्यकता महसूस किया। उन्होंने जिन भी जातियों को उस अनुसूची में शामिल किया गया, वैसे ही जनजाति को अनुसूचित जनजाति, या अंग्रेजी में जिसको शेड्यूल ट्राइब बोलते। ठीक, फिर समय बीतते गया और जब हम आज़ाद हुए, तो आज़ाद होने के बाद यही नियम आगे भी लागू हो गए। जैसे हम लोगों को पता है कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो 1950 में हमारे संविधान के आर्टिकल 342 यानी 342वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि साहब वो राज्य विशेष के राज्यपाल से चर्चा करके किसी भी जनजातीय समूह को उस अनुसूची में शामिल कर सके, और ये अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को। समय बीतते गया और कहने का मतलब कि जब 1950 में अनुसूचित जनजातियों की सूची का लिस्ट जारी किया गया, तो उसमें 212 अनुसूचित जनजातियों को कहा गया, शामिल किया गया, और फिर समय बीतने के बाद बहुत सारी जनजातियों को उस सूची में शामिल किया गया, और वो क्रम जारी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको जनजाति और अनुसूचित जनजाति में डिफरेंशिएट पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे तो जो ट्राइब्स वर्ड है, जो अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, इसकी तो चर्चा 1871 के ब्रिटिश गजट में ही किया गया। ठीक है, तो ये तो बात रही अनुसूचित जनजाति या जनजाति में थोड़ा सा प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम सबको होना चाहिए। दरअसल ये जो जनजाति शब्द या जनजातीय समूह जो है, इसके बारे में बड़ा अलग अलग नामकरण किया गया विद्वानों के द्वारा। खासकर जैसे हम लोग घोरे को तो जानते ही हैं, घोरे ने तो ऐसे ही जनजातीय समूह को तो पिछड़ा हिंदू कहा। हट्टन को भी हम लोग जानते हैं, हट्टन ने तो ऐसे ही जनजातियों को आदिम जातियाँ कहा। ठीक है, और फिर अगर आप उनकी बात कर लें, क्या कहते हैं, वेरियन एल्विन की, तो इन्होंने तो जनजातीय समूह को ही आदिम निवासी कहा। कहने का मेरा मतलब, अगर ये रिजली की बात कर लें, ठक्कर की बात कर लें, तो इन लोगों ने ऐसे मानवीय समूह को आदिवासी कहा, एबॉरिजिन्स कहा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि
इस तरह से नामकरण हुआ, लेकिन ऐसे ही मानवीय समूह को जनजाति कहा जाता है। ठीक है। भारत में अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में पाई जाती है। भारत में भी अगर हम बात करें तो भारत में मोर और लेस करीब करीब पूरे भारत में जनजातीय मानवीय समूह की बसावट है। केवल थोड़ा सा ब्लॉक अगर छोड़ दें, पंजाब और हरियाणा की बात अगर कर दें, नहीं तो साउथ से लेके नॉर्थ तक, नॉर्थ से लेके वेस्ट तक पूरे भारत में जनजातीय मानवीय समूह की बसावट है। और इस मानवीय भारतीय जनजातीय समूह की का जो वर्गीकरण किया गया, ये कई आधारों पे किया गया। या तो आप क्षेत्र के आधार पे कहें, जैसे क्षेत्र के आधार पे जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहा गया, जैसे उत्तर से लेके एक भारत के नक्शे की एक पट्टी देखें, वो जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश होते हुए उत्तराखंड होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक जाती है। फिर जो मध्यवर्ती क्षेत्र जिसको बोलते हैं, यानी गंगा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी के उत्तर का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो मध्यवर्ती क्षेत्र कहलाता है। और फिर कृष्णा नदी के दक्षिण वाला क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र कहलाता है। इस तरह से भौगोलिक आधार पे वो भी बांटा गया उनके फैलाव को। भाषा के आधार पे किसी को ऑस्ट्रिक भाषा में बांटा गया, किसी को तिब्बती चीनी भाषा में बांटा गया। ठीक है। इस तरह से ऑस्ट्रो एशियाटिक जिसको बोलते हैं उसी की बात की गई। फिर किसी को द्रविड़ भाषा में बांटा गया। तो इस तरह से भाषा के आधार पर जनजातीय समूह को भी बांटा गया। प्रजाति आधार पे भी अगर हम बात करें, प्रजाति का मतलब ही होता है कि वैसे सारी विशेषताओं के आधार पे, परमानेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे मानवीय समूह को ही तो प्रजाति की कैरेक्टरिस्टिक में माना जाता है, प्रजाति समूह कहा जाता है। हालांकि प्रजाति के बारे में मैंने आपके लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है, जो विशेष रूप से प्रजाति के बारे में जानना चाहें उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ी बात है जैसे कि प्रजाति के बारे में ही, जनजातीय मानवीय समूह के परिप्रेक्ष्य में, तो आम तौर पे भारत में 3 प्रकार की प्रजाति समूह में पूरे मोर और लेस जनजातीय समूह को बांटा गया। जैसे यहाँ पे डिग्रीटो को के हैं सदस्य, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के सदस्य हैं और मंगोलाइड के सदस्य। इन 3 प्रजातीय समूह में मुख्य रूप से भारतीय जनजातीय समूह मानवीय समूह को बांटा गया। हालांकि ये भी बात है कि जो दक्षिण भारत में जो टोडा जनजाति है, जिसकी चर्चा रिवर्स ने भी किया, रिवर्स ने तो स्टडी किया है विशेष रूप से, अभी तक माना जाता है कि उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेशियल ग्रुप में विद्वानों के द्वारा, मानव शास्त्रियों के द्वारा नहीं रखा जा सके। लेकिन फिर भी पूरे भारत के, चाहे आप अंडमान निकोबार से लेके आप जम्मू कश्मीर तक की बात कर लें, सभी को किसी न किसी प्रजातीय समूह में स्थान दिया गया। और मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के प्रजातीय समूह में जनजातीय समूह को शामिल किया गया। ठीक है। इसके फिर सब टाइप्स हैं, वो कहानी अपनी जगह अलग है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई हुई। दूसरी बात है कि इन मानवीय जो जनजातीय मानवीय समूह है, इनको आप विकास के धरातल पे एक ही मानक पे, एक ही पैमाने पे नहीं आंक सकते, क्योंकि कुछ जनजातियाँ हमारे यहाँ है जो शैक्षणिक आधार पे, आर्थिक आधार पे बड़ा आगे निकल गई। कुछ जनजाति हमारे यहाँ है जो अभी भी खाद्य संग्राहक जनजाति के रूप में मानी जाती है। खास करके के अगर आप कर लें जो कादर की बात, चेंचू की बात, जारवा की बात, ओंगे की बात, ये सारी जनजातीय समूह ये अभी भी खाद्य संग्राहक स्तर पे हैं। कुछ हमारे यहाँ जनजातियाँ ऐसी भी हैं जो पशुपालक के रूप में बड़ा पशुपालन पे ज़्यादा उनकी आर्थिक क्रियाकलाप निर्भर है। जैसे आप टोडा तो हम लोग जानते ही हैं, टोडा तो बड़ा फेमस है पशुपालक में। उसमें भी पशुपालकों में भी वो भैंस पालक के रूप में बड़ा फेमस है टोडा जनजाति हमारे यहाँ, जो कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों के सराउंडिंग में पाई जाती। फिर आप बकरवाल को ले सकते हैं। कहने का मेरा मतलब कि बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी जो अभी भी
पशुपालन पे निर्भर हैं, उनकी आर्थिक क्रियाकलाप। और कुछ तो ऐसे, अगर हम केरल की ओराली की बात कर लें तो ओराली तो अभी तो भी पेड़ों पे घर बना के रहते हैं, जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए, वो कारण और है, लेकिन रहते तो हैं। इसको उनके जो रहने की बसावट है पेड़ों पे, इरुम डोम, उसी को तो कहा जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब अलग अलग स्तर पे है भारत में पाए जाने वाली जनजातीय समूह को आप विकास के एक ही मानक के आधार पे नहीं तोल सकते। ठीक है, इतनी बात मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जहाँ तक जनसंख्या, क्षेत्र, बसावट के आधार पर अगर कह लीजिए तो भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियों की जनसंख्या अगर कह लीजिए तो ये जो इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आप जिसको कह सकते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर प्रतिशत के रूप में यानी परसेंटेज में अगर देखेंगे तो ये सबसे बड़ी जनजातीय समूह का जो प्रतिशत है वो मिजोरम में है। ठीक है, तो इस तरह से मोरलेस हमने आउटलाइन खींचने का प्रयास किया जनजातीय समूह के बारे में। रही बात आज जो विषय वस्तु है हमारा जनजातीय विवाह, दरअसल आप इसको समझे कि जो हिंदू धर्म में जो विवाह के मानक है, जो एक परसेप्शन है, उसकी बात अगर छोड़ दें, जनजातीय समाज के अनुसार विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं करके एक संविदा, एक कॉन्ट्रैक्ट रूप में है, ये माने जाते हैं। ठीक है, और फिर जनजातीय समूह में शारीरिक संबंध बनाना विवाह पूर्व भी, विवाह के बाद भी, यानी बहुत ज़्यादा ये मानक सांस्कृतिक रूप से इसको बहुत ज़्यादा अच्छा बुरा नहीं मानते, ये उनके समाज में प्रचलन में है। ठीक है, इसको कोई बहुत अपनी प्रतिष्ठा और इससे नहीं जोड़ते लोग आम तौर पे। हालांकि अब पढ़ लिख के सभी मुख्य सभ्य समाज के दौर में प्रवेश कर गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग समाजशास्त्र वाले जिस नज़रिए से जनजातीय समाज को जानने का प्रयास करते, उस लिहाज से मैंने आपसे कहा। ठीक है, जाहिर सी बात है जब कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आएगी तो विवाह विच्छेद भी, तलाक भी, डिवोर्स भी बड़ा आसानी से होता है, और फिर विवाह विच्छेद के बाद फिर विवाह भी बड़ा आसानी से हो जाता है। कहने का मतलब कि ये यौन संबंध बहुत ज़्यादा एक मानक, एक प्रतिष्ठा, एक सम्मानजनक के रूप में बहुत इसको सम्मान की नज़र से इसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं मानते। ठीक है, जैसे चल रहा है चल रहा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि आम तौर पे जहाँ विवाह की बात होती है तो विवाह में आमतौर पे तो सबसे सभ्य तरीका तो एक विवाह ही है, जिसको मोनोगमी बोलते हैं, जब जिसमें एक स्त्री पुरुष के बीच में विवाह होता। लेकिन इसके अलावे भी हमारे यहाँ दो प्रकार के और भी विवाह होते हैं, विवाह की पद्धति होती है। एक को कहते हैं पॉलीएंड्री फैमिली, पॉलीएंड्री मैरिज सिस्टम, यानी बहुपति विवाह पद्धति, यानी जब एक वक्त में एक स्त्री के कई पति हो। दूसरी तरफ एक बहुपत्नी विवाह भी होते हैं, यानी जब एक पुरुष के एक वक्त में कई स्त्रियां पत्नी के रूप में रहती। भ्रातृ जो बहुपति विवाह है उसको भी आप सब टाइप्स कर सकते हैं। एक कि ऐसे भी बहुपति विवाह है जिसमें कि एक स्त्री के जो कई पति होते, सभी में आपस में भाई का रिश्ता होता। दूसरा एक बहुपति विवाह की और पद्धति है जिसमें कि एक स्त्री के एक वक्त में कई पुरुष तो पति के रूप में रहते, लेकिन सभी पतियों में आपस में कोई भाई का रिश्ता नहीं होता, यानी कोई रक्त संबंधी नहीं होता। ये दोनों टाइप्स दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं मुख्य रूप से। जैसे टोडा जनजाति है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, उसमें तो विवाह पद्धति की भ्रातृ बहुपति विवाह पद्धति पाई जाती है, यानी एक वक्त में एक स्त्री के कई पति होते और सारे पतियों में आपस में भाई का रिश्ता होता है, यानी भ्रातृ बहुपति विवाह पद्धति पाई जाती टोडा में। उसी दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती नायर, जिसमें एक वक्त में एक स्त्री के कई पति तो रहते लेकिन सभी पतियों में आपस में कोई रक्त संबंध नहीं होता, यानी ऐसे विवाह पद्धति को अभ्रातृ बहुपति विवाह यानी नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्रस मैरिज सिस्टम कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावे आप ये जानने का कोशिश कीजिए कि जो
फ्रैटर्नल पॉलीएंडर मैरिज सिस्टम है, ये टोडा के अलावे खस में भी पाई जाती है, जो उत्तराखंड में पाई जाती है। भारत में मोर और लेस 2 प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं परिवार के विवाह के मानक के रूप में, अगर आप मान लें। हालांकि आमतौर पर परिवार में ही मानव व्यवस्था करते हैं, पारिवारिक व्यवस्था में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए साहब, ये सबसे पहले हमने लिख रखा है अपहरण विवाह, यानी मैरिज बाय कैप्चर। अपहरण का मतलब जाहिर सी बात है, जब हरण हो। ये उद्विकासीय स्तर के, प्रारंभिक स्तर के विवाह पद्धति मानी जाती, जिसमें एक बलपूर्वक स्त्री को हरण करके विवाह करने का एक प्रचलन, बड़ा वीरता का परिचय हुआ करता था। वो उस कालखंड से चला आ रहा है। और इस तरह से खासकर इसमें ये जो इस तरह की विवाह पद्धति नागा में, जो नागालैंड में पाए जाते उनमें पाए जाते, या फिर हो जनजाति में पाई जाती, जो आज के झारखंड में होती। और झारखंड में जो हो जनजाति पाई जाती उनमें भी इस तरह की विवाह पद्धति पाई जाती। और उनके शब्दावली में इस तरह के अपहरण विवाह को, यानी हो के शब्दावली में इसको अपार्थिपी कहा जाता है। ठीक। रही बात परिवीक्षा विवाह, यानी मैरिज बाय प्रोफेशन। ये विवाह आमतौर पे मणिपुर में मुख्य रूप से पाई जाने वाली कुकी जनजाति में पाई जाती है। ठीक है। अब प्रोफेशन विवाह होता क्या है, आमतौर पे इनके समाज में, असम में भी पाई जाती कुछ, लेकिन आमतौर पे इनके समाज में ये माना जाता कि स्त्री पुरुष को विवाह पूर्व साथ रहने की अनुमति दी जाती, कि साहब आप दोनों, जो विवाह इच्छुक स्त्री पुरुष हैं, कि साहब दोनों आप आपस में रह के एक दूसरे के मेंटालिटी को समझ लें, और तब आप दोनों की अगर रजामंदी हो तो फिर विवाह कर लें। और ना रजामंदी हो, ना दोनों की मेंटालिटी अगर आप समझ पाए, एक दूसरे के तारतम्य हो पाया, तो आप कुछ वधू धन दे के आप पुरुष अलग हो सकता। लेकिन इन बिटवीन, साथ रहने के दरमियान एक कंडीशन है कि साथ रहने के दरमियान अगर स्त्री गर्भवती हो गई तो फिर आपको विवाह करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह की विवाह पद्धति को ही प्रोफेशन मैरिज, और हिंदी में इसी को परिवीक्षा विवाह बोलते। रही बात परीक्षा विवाह, मैरिज बाय ट्रायल। ये आम तौर पे मैरिज बाय ट्रायल भील जनजातीय समूह में पाई जाती। और हमको पता है कि भील आमतौर पे उनकी बसावट, जो बहुसंख्यक आबादी उनकी है, जो गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनके यहाँ तरीका ये है कि आमतौर पे होली के वक्त में जो गांव की, मान लीजिए गाँव की जो भील जनजाति के गांव की जो विवाह इच्छुक लड़कियां हैं, वो एक पेड़ पे, आमतौर पे पेड़ पे खजूर का या कोई बांस का पे एक गुड़ और शक्कर बांध देती, और उसको चारों तरफ से विवाह इच्छुक जो लड़कियां रहती हैं वो घेरे रहती। और फिर उस दिन जो विवाह इच्छुक लड़के होते उनको भी आमंत्रित किया जाता है, और उनको कहा जाता है कि साहब ये जो लड़कियों का घेरा है, इसको तोड़ के आप जो पेड़ पे गुड़ शक्कर है आप उसको उतारें। और उतारने के दरमियान वो जो घेरा बना के उस पेड़ के चारों तरफ वो लड़कियां खड़ी हैं, वो बहुत फिजिकल टॉर्चर करती उस लड़के को, जो उस लड़कियों को घेरा को तोड़ के पेड़ पे चढ़ के गुड़ शक्कर उतारने का प्रयास करते। जो लड़का उसमें से उन लड़कियों के इस टॉर्चर को बर्दाश्त करके पेड़ पे चढ़ के गुड़ शक्कर उतार लिया, तो वो बड़ा साहसी, बड़ा पराक्रमी माना जाता है। और फिर उसको ये अनुमति थी कि उस उतनी लड़कियों में से जिससे भी चाहे वो विवाह कर सके। तो इसको, इस तरह की विवाह पद्धति भील समुदाय में पाया जाता था है। और इसी को उनके शब्दावली में गोल गधेरू कहा जाता है। ठीक है। आइए साहब, ये मैरिज बाय परचेज। अगला है मैरिज बाय परचेज, यानी क्रय विवाह। तो जाहिर सी बात है, जो संपन्न परिवार है उनमें इस तरह की विवाह पाई जाती है। जो संपन्न परिवार, यानी जो संपन्न जनजातीय समूह है, खासकर गौड़ में, संथाल में, भील में, मीना में, मैंने कहने का मतलब ये कि जो संपन्न है वो वधू धन देने की प्रचलन है उनमें। हाँ, एक बात और यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो वधू धन में अभी मैंने कहा, देखिए साहब, ये वधू धन का जनजातीय समाज के विवाह पद्धति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।
दरअसल वधू धन पुरुष के द्वारा दिया गया ऐसा धन, लेकिन विवाह पद्धति में आमतौर पर मुस्लिम समाज में भी, मुस्लिम विवाह पद्धति में भी पुरुष के द्वारा विवाहित कन्या को धन देने का प्रचलन है, लेकिन उसको मेहर कहते हैं। लेकिन वधू धन और मेहर में डिफ्रेंशिएट बड़ा आपको क्लियर रहना चाहिए कि वधू धन का मतलब होता कि वो धनराशि जो विवाह करने वाले पुरुष के द्वारा विवाह करने वाली कन्या को दिया जाता है, और उस संपत्ति पे कन्या का अधिकार नहीं होकर विवाह करने वाली कन्या के माता पिता का अधिकार होता, ना कि विवाह करने वाली कन्या का। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम मेहर की बात करें तो मेहर में भी पुरुष के द्वारा ही स्त्री को धन दिया जाता है विवाह के वक्त में, या देने का वादा किया जाता है। लेकिन जो जिसको हम मेहर कहते हैं मुस्लिम विवाह पद्धति में, उसमें जो वर के द्वारा विवाह करने वाली कन्या को धन दिया जाता है, उस धन पे विवाह करने वाली कन्या का अधिकार होता है, ना कि कन्या के माता पिता का अधिकार होता है। तो ये दो चीज़ आपको बड़ा क्लियर रहना चाहिए, दोनों में डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो वधू धन का चलन है जनजातीय समाज की विवाह पद्धति में। रही बात मैरिज बाय सर्विस यानी सेवा विवाह। अब देखिए साहब, कोई आमतौर पे जनजातीय समाज, जो पारंपरिक जनजातीय समाज की हम लोग बात करते हैं, वो गरीबी है, गरीबी रही भी है। तो मान लीजिए कोई जो विवाहित वर है उसके पास कोई वधू धन देने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? तो वो उसके लिए व्यवस्था किया गया उनके समाज में कि साहब अगर आपके पास धन नहीं है तो आप विवाह करने जिससे लड़की से आप विवाह करना चाहते हैं उसके घर में कुछ दिन वधू धन के एवज में आप जाके वहाँ रह के उनके आर्थिक क्रियाकलाप में सहयोग करें, और तब जाके आप उस कन्या से विवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरह की विवाह पद्धति को मैरिज बाय सर्विस कहा जाता है। ठीक है, तो इसी बात जिसमें ओराव में, डफला में इस तरह की विवाह पद्धति पाई जाती। रही बात अगला आगे है हठ विवाह यानी मैरिज बाय इंट्रूशन। हठ विवाह आमतौर पे जनजातीय समूह में बड़ा पॉपुलर है। इस विवाह पद्धति में होता क्या है, आप इसको समझिए कि कोई स्त्री पुरुष आपस में विवाह करने के इच्छुक हैं, लेकिन जो विवाह करने वाले लड़के हैं उनके माँ बाप तैयार नहीं है मान लीजिए शादी करने। मान लीजिए, कल्पना कीजिए, तो लड़की क्या करती है, जबरदस्ती उस विवाह करने वाले लड़के के घर में, जिससे वो चाहती है उसके घर में प्रवेश कर जाती और उसके घर में एकदम बैठ जाती, जबरदस्ती घर में प्रवेश करके हट करती है फिर कि जब तक आप उसके लड़के के माँ बाप से कि जब तक आप सहमति नहीं देंगे तब तक हम घर में से निकलेंगे नहीं। अब लड़के के माँ बाप करते क्या कि फिजिकल टॉर्चर नहीं करते, लेकिन यहाँ तक कहा जाता कि पूरे सारे लड़के के परिवार के सदस्य निकल जाते और घर में लाल मिर्च जलाते हैं कि उसके खार से वो लड़की बड़ा बेचैन होगी, घर से निकल जाएगी। फिर भी अगर वो लड़की नहीं निकलती तब ये माना जाता कि इन दोनों का आपस में प्रेम बड़ा इटर्नल लव है, और फिर इस तरह के बाद फिर वो लड़के के घर वाले विवाह करने के लिए तैयार हो जाते। इसको उनके शब्दावली में अनादर विवाह भी कहा जाता है। चूँकि हट है ना, वो जिद कर गई लड़की कि नहीं, जब तक आप तैयार नहीं होंगे हम घर से निकलेंगे नहीं। इसी आधार पे इसको हट विवाह भाई या मैरिज बाय इंट्रूशन कहा जाता है। इसके संथालों में भी होता है इस तरह की। वहाँ हालांकि वहाँ पे उनका नाम ये जो है मैरिज बाय इंट्रूशन को निर्मोलोक बाफला कहा जाता है। कबार में भी इस तरह की व्यवस्था है जिसको उनके समाज में पैठो कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हठ विवाह का ये सिस्टम है इनके यहाँ। रही बात मैरिज बाय एक्सचेंज, आमतौर पे ये होता कि ऐसी विवाह पद्धति होती बहुत सारी जनजातीय समूह में कि साहब ना तो हम पैसा दहेज वधू धन देंगे आपको, ना आपसे हम लेंगे। इस घर की मतलब कन्याओं का आदान प्रदान, हमारे घर की कन्या दूसरे घर में, दूसरे घर की कन्या हमारे घर में, ना हम वधू धन देंगे ना हम वधू धन लेंगे, एक्सचेंज कर लिए। इसी को तो विनिमय विवाह कहते हैं आमतौर पे, और ये आमतौर पे गौड़ समाज में पाया जाता है, जिसको दूध लौटवा भी कहा जाता है, यानी रिटर्न ऑफ द मिल्क भी कहा जाता है इसको। आमतौर पे ये सब समाज में भी पाया जाता है, जिसको सुनते होंगे आप, जिसको कहते हैं कि गोलट, मैंने इस घर की लड़की उस घर में ब्याह कर गई और उस घर की लड़की इस घर में ब्याह कर गई।
तो इस तरह से मैरिज बाय एक्सचेंज इसको कहते हैं। रही बात मैरिज बाय इलोपमेंट यानी पलायन विवाह। पलायन विवाह जब ऐसा होता है, ये भी हो जाती समूह में होता, जब ये आपस में दोनों स्त्री पुरुष विवाह करने वाले इच्छुक हैं, जो स्वेच्छा से घर से पलायन कर जाते या घर से भाग जाते, और फिर ये कुछ दिन में वापस आ जाते, फिर इस तरह से उनके परिवार वाले भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाते। तो ये एक स्वांग रह जाता, लेकिन दोनों की रजामंदी रहती, और फिर एक सांस्कारिक रूप इसको दे दिया जाता। ठीक है, तो इस तरह ये भी मैरिज बाय पलायन, मैरिज बाय इलोपमेंट, मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट आप इसको कह सकते हैं, हो जनजातीय समूह में पाया जाता। एक बात और इसमें आपको जनजातीय विवाह पद्धति में जो महत्वपूर्ण है आपको जानना चाहिए, वो टोडा जनजातीय समूह के परिप्रेक्ष्य में। टोडा में अभी थोड़ा देर पहले मैंने कहा कि उनमें भ्रातृ बहुपति विवाह सिस्टम पाया जाता, और होता क्या है कि एक स्त्री के एक वक्त में कई पति होते, तो उनमें जो सामाजिक पैतृक निर्धारण के एक पेकुलर टाइप एक संस्कार पाया जाता, उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि होता क्या है कि मान लीजिए कि जो सबसे बड़े भाई, एक स्त्री गर्भवती हुई पत्नी, एक ही पत्नी है सभी भाइयों के लिए, तो एक संस्कार का आयोजन किया जाता है, एक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है, और जिसमें प्रतीकात्मक क्या दिया ही जाता है। जो भाइयों में होने वाले जो गर्भवती स्त्री होती है, उनके बच्चे का पिता सामाजिक रूप से कहलाना चाहता, वो गर्भवती स्त्री को एक बाण और एरो सेरेमनी कहते हैं इसको, यानी धनुष और बाण उस गर्भवती स्त्री को देते हैं। तो फिर उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि होने वाले बच्चे का जो सामाजिक पितृत्व का निर्धारण होगा, उसी धनुष बाण जिस भाई ने उस स्त्री को दिया, उसी का नाम उसके पिता के रूप में चलेगा, और वो तब तक चलेगा जब तक कि उसके आगे कोई और दूसरा भाई किसी और बच्चे के जन्म में धनुष बाण ना दे दे। फिर अगले गर्भावस्था के दरमियान कोई और भाई अगर धनुष बाण दे दिया, तो उस अगले होने वाले बच्चे का पिता का नाम उस अगले भाई जिसने धनुष बाण दिया उसका चलेगा, या उसका माना जाएगा सामाजिक रूप से। ठीक है, तो इस तरह से उनमें इसको बाव एंड एरो सेरेमनी कहा जाता है, और उनके शब्दावली में इसको पुरुषोत्पिमी, मैंने लिख भी रखा है इसलिए कि आपका समय बचे, इसको कहा जाता है पुरुषोत्पिमी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको इस जनजातीय विवाह पद्धति के बारे में थोड़ी समझ में आई होगी। और जाते जाते एक उसी दक्षिण भारत के नायर के बारे में भी सुन लीजिए। नायर में थोड़ा देर पहले हमने कहा और भ्रातृ बहुपति विवाह पद्धति पाई जाती। दरअसल नायरों में होता क्या है कि उनकी छोटी जब कन्या रहती, छोटी उम्र में ही एक उच्च वंशीय कुल से एक सांस्कारिक विवाह कर दिया जाता। ठीक है, जिसको ताली केट्टू कल्याणम कहा जाता। समझे, वो एक सांस्कारिक विवाह हो गई। फिर जब वो कन्या युवती होती, तो उसको एक सामाजिक रूप से एक अनुमति मिल जाती कि वो किसी भी और पुरुष से संबंध बना सकती है, और जिससे उसका बचपन में ताली केटू कल्याणम हुआ था, उसको जानती भी नहीं, उसको भूल भी गई। तो और फिर जो एक तात्कालिक अल्पकालिक या उस संबंध बनाने की जो सामाजिक अनुमति मिलती है, उसी को संबंधम कहा जाता है नायरों के शब्दावली में। तो ये दोनों जनजाति है महत्वपूर्ण, टोडा और नायर दक्षिण भारत में, दोनों में विवाह पद्धति पारिवारिक व्यवस्था इस तरह की पाई जाती। तो मैं समझता हूँ कि आपको इतनी बात जानना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आपकी बात आपको इतनी कंसेप्ट क्लियर हो भी गया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और फिर अगर मेरे प्रयास से आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हुई हो तो एक सब्सक्राइब तो चाहिए ही। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ही। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और आपके काम के मुद्दे को लेके दूसरे वीडियो में। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।